नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र की खबर से। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का दूसरा मसौदा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध किया गया है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी डीएपी को पहले रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर डीपीपी 2020 के नाम से जाना जाता था। डीएपी के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय दोनों के द्वारा किए जाने वाले सभी पूंजीगत अधिग्रहणों को शामिल किया जाता है। इसमें स्वदेशी स्रोतों और आयात से पूर्व दोनों माध्यमों से किए जाने वाले अधिग्रहण शामिल हैं। आपको बता दें कि डीपीपी 2020 का पहला मसौदा मार्च 2020 में जारी किया गया था। ये डीपीपी 2016 को प्रतिस्थापित करेगा। आइए अब जानते हैं इस मसौदे में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस मसौदे में पहली बार कुछ विशिष्ट प्रकार के हथियारों और प्लेटफॉर्म्स के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू एवं स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना और डीएपी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ जोड़ना है। इसमें विदेशी विक्रेताओं से लाइसेंस प्राप्त करने के साथ ही भारत में विनिर्मित उपकरणों में स्वदेशी सामग्री के उच्च अनुपात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। मसौदे के तहत एक नई खरीद श्रेणी बाड़ यानी ग्लोबल भारत में विनिर्माण प्रारंभ की गई है। अधिग्रहण के लिए एक नवीन श्रेणी के रूप में लीजिंग को जोड़ा गया है ताकि अधिक आरंभिक पूंजीगत व्यय को आवधिक किराया भुगतान से प्रतिस्थापित किया जा सके। सॉफ्टवेयर और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरणों और प्लेटफॉर्म्स की खरीद के लिए एक नया अध्याय भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें अनुबंध के बाद प्रबंधन के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों को शामिल किया गया है। ये अनुबंध की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करता है। अगली खबर देश में बाघों की गणना से संबंधित है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर चौथी बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की है। इस रिपोर्ट में बाघों की स्थिति का आकलन संपूर्ण भारत में उनकी आबादी के स्थानिक वितरण और घनत्व के संदर्भ में किया गया है। आइए अब इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों को समझते हैं। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल आबादी 2967 है, जो वैश्विक बाघों की आबादी का 70% है। वर्ष 2006 से 2018 के बीच बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष 6% की दर से वृद्धि देखी गई है। भारत के लगभग 1/3 बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर अधिवासित हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात कर्नाटक का स्थान आता है। पूर्वोत्तर में भी बाघों की आबादी में कमी आई है। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी बाघों की आबादी में लगातार गिरावट आई है। पश्चिमी घाट में भी नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, बीआरटी ब्लॉक में विश्व की सर्वाधिक बाघ आबादी पाई जाती है। यहाँ लगभग 724 बाघ पाए जाते हैं। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी दर्ज की गई है। यहाँ वर्ष 2018 में 231 बाघ थे। 50 में से लगभग 17 टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी के सतत भरण पोषण के लिए लगभग अपनी क्षमता के शीर्ष पर हैं। इस रिपोर्ट को जारी करने के दौरान टाइगर रिजर्व के भीतर जल और चारे की उपलब्धता के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई ताकि कम से कम जानवर इन रिजर्व से बाहर निकल सकें और मानव एवं पशु संघर्ष को कम किया जा सके। अगली खबर डिजिटल शिक्षा पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। ये रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा मिलकर उन नए तरीकों को सुझाती है जो घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और अधिगम अंतराल यानी लर्निंग गैप को कम करने में सहायक हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से सारे देश में विद्यालय बंद हैं, जिससे लगभग 240 मिलियन से अधिक बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। इसके अलावा हाल ही में एमएचआरडी ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता नाम से एक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर सतत अधिगम यानी कंटिन्यूअस लर्निंग को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से 3 व्यापक विधियों की पहचान की गई है। जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण उपलब्ध है, वहां लाइव कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसे 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाया गया है।
जहां डिजिटल तकनीक उपलब्ध नहीं है, उस दशा में कम से कम 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीविजन के माध्यम से कक्षाओं का प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रेडियो का उपयोग भी किया जा रहा है। सर्वाधिक सुलभ दूरस्थ शिक्षा का प्रकार असिंक्रोनस अर्थात अनियमित डिजिटल शिक्षा है। इसके तहत दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही तैयार डिजिटल सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में शिक्षा की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में डिजिटल शिक्षा की परिकल्पना और कार्यान्वयन के संबंध में कुछ योजनाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे निर्देशात्मक साधन यानी इंस्ट्रक्शनल मॉडलिटी के रूप में डिजिटल कक्षाओं का विकास करना, आभासी व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास पाठ्यक्रम आदि, स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री विकसित करना आदि। अगली खबर अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण से संबंधित है। सरकार ने महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विकास वित्त संस्थानों को पुनर्जीवित करने की योजना निर्मित की है। हाल ही में सरकार ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में बदलने के लिए अपनी इक्विटी पूंजी में 15,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था है जिसे सरकार द्वारा मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के एक या एक से अधिक क्षेत्रों या उपक्षेत्रों को विकास वित्त प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। भारत में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त की मांग को पूरा करने के लिए की गई थी। वर्ष 2000 से 2010 के बीच ICICI, IDBI और IDFC जैसे DFIs ने अपने दीर्घकालिक वित्त को उद्योगों एवं ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजनाओं तक विस्तारित किया था। हालांकि DFIs को कई कारणों से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कम लागत वाली निधियों का अभाव, जोखिम का उच्च संकेंद्रण, दबावग्रस्त क्षेत्रों के प्रति उच्च जोखिम। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान में अवसंरचना वित्तीयन में बैंक ऋण का वर्चस्व है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में NPAs में वृद्धि देखी जा रही है। दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक अवसंरचना में निवेश के लिए लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। अगली खबर भारत और मालदीव के द्विपक्षीय समझौते से संबंधित है। मालदीव ने 9 विकास परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। ये उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स HICDPs के तहत प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2019 में भारत और मालदीव के बीच इस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके तहत मालदीव में अनुदान राशि की सहायता से परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए $5.6 मिलियन का कुल अनुदान घोषित किया गया था। साथ ही लघु परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लगभग $7 मिलियन के नकद अनुदान की भी घोषणा की गई थी। HICDPs के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं शामिल होती हैं जिनका समुदाय पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव होता है। इसमें आजीविका एवं आय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक और बाल सशक्तिकरण, खेल, संधारणीय विकास आदि क्षेत्रों में भागीदारी शामिल होती है। इन परियोजनाओं में मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्रों, अददू पर्यटन क्षेत्र आदि का विकास शामिल है। भारत द्वारा हाल ही में मालदीव में कई पहलों की शुरुआत की गई है, जैसे ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं और 600 टन खाद्य सामग्री प्रदान की है। SBI द्वारा मालदीव को कोविड राहत। इसके अंतर्गत मालदीव में स्थानीय व्यवसायों को तरलता सहायता प्रदान की जा रही है। भारत ने अफगानिस्तान, भूटान आदि देशों के साथ मिलकर उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। वित्त वर्ष 2020 में वस्तु एवं सेवा कर कंपनसेशन सेस संग्रह में 42% की कमी आई है। GST प्रतिकर उपकर यानी कंपनसेशन सेस एक ऐसा उपकर है जिसे कुछ विलासितापूर्ण एवं डीमेरिट वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान केवल 95,444 करोड़ रुपए का उपकर संग्रह हुआ, जो राज्यों को भुगतान किए गए 1.65 लाख करोड़ रुपए का केवल 58% था। इसका उपयोग राज्यों को प्रतिकर यानी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए किया जाता है। GST अधिनियम में राज्यों को एक गारंटी दी गई है
कि इसके कार्यान्वयन के पहले 5 वर्षों में यानी 2017 से 22 तक यदि जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि 14% से कम रहती है तो उस हानि की भरपाई जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने एनआरआईज के लिए एयर इंडिया में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। सरकार ने विदेशी विनिमय प्रबंधन नियमों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में संशोधन करते हुए अनिवासी भारतीयों यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस को एयर इंडिया में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी है। इससे पहले विमानन क्षेत्र में एनआरआईज के लिए एफडीआई की उच्चतम सीमा 49% थी। इस कदम का उद्देश्य एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को और अधिक आकर्षक बनाना है। सरकार ने एयर इंडिया की अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी की बिक्री करने की योजना बनाई है। बागजान तेल कुआं असम राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी द्वारा गठित समिति ने मई 2020 में असम के बागजान तेल कुएं में आग लगने की घटना के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को दोषी ठहराया है। एनजीटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आग लगने से मगुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि और डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान दोनों को व्यापक क्षति हुई है। मगुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि पक्षियों और जलीय प्रजातियों के पर्यावास के लिए विख्यात है। ये स्थल इस तेल कुएं के दक्षिण में स्थित है। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये उद्यान इस तेल कुएं के उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी विकास मंत्रालय द्वारा 2 पहलों का शुभारंभ। नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क KRC नेट। इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित उत्पादों जैसे पुस्तक, रिपोर्ट्स, जर्नल्स आदि के लिए सिंगल पॉइंट 24x7 पहुंच प्रदान करने के लिए एक एकीकृत सूचना प्रणाली विकसित करना है। इसका निष्पादन डिजिटल इंडिया पहल के तहत किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पारंपरिक पुस्तकालयों को भी KRC में अपग्रेड किया जाएगा। दूसरी पहल के तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए मौसम नामक एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। ये मौसम की सूचना और पूर्वानुमान को तकनीकी शब्दावली के बिना सरल तरीके से प्रसारित करेगा। इसमें मुख्य रूप से 5 सेवाएं शामिल हैं। वर्तमान मौसम की जानकारी, नाउकास्ट यानी स्थानीय मौसम के बारे में प्रति घंटा चेतावनी, किसी शहर के मौसम के बारे में पूर्वानुमान और चेतावनी तथा रडार उत्पाद। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। वित्त मंत्री ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका प्रमुख उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को उन्नत करना है। भारत AIIB का एक संस्थापक सदस्य है। AIIB में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और इसके मत का भारांश 7.5% है, जबकि चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है और उसके मत का भारांश 26.06% है। AIIB की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ओकावांगो डेल्टा, बोत्सवाना। हाल ही में ओकावांगा डेल्टा क्षेत्र में हाथियों के काफी संख्या में शव पाए गए थे। हालांकि सरकार ने इन हाथियों की मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। ये डेल्टा बोत्सवाना के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। इसमें स्थायी दलदली भूमि और मौसमी बाढ़कृत मैदान शामिल हैं। ये एक आंतरिक डेल्टा प्रणाली है जो समुद्र या महासागर में विलीन नहीं होती है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची के साथ साथ रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। यांगत्सी नदी, चीन। नासा द्वारा ली गई तस्वीरों ने यांगत्सी नदी के ऊपर निर्मित 3 गॉर्जेस डैम से बाढ़ के जल को प्रसारित होते हुए दर्शाया है। यांगत्सी एशिया की सबसे लंबी नदी है। 3 गॉर्जेस डैम विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।